आज का हमारा लेक्चर बिल्कुल भी मोटिवेशन पर आधारित नहीं होने वाला है। ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं होगा। प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए जब भी आप किसी ऐसे संकट में हो जो आपको लग रहा हो कि नहीं, थोड़ा सा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है या नेगेटिव मार्किंग आ गया है आपका, या जिस भी कारण से कल जब से आंसर की जारी हुआ है बहुत सारे लोगों का कॉल मैसेज आ रहा है। कल मैंने प्लान किया था कि पढ़ाना शुरू करते हैं। अब ज्योग्राफी मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, और हिस्ट्री इसको पढ़ाने की मैं सोच रहा था कि एनसीईआरटी से या जहाँ से भी हो को प्रॉपर हम कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात कर लेंगे ना, तो आप लोगों का ये हो जाएगा कि हाँ भाई, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आएगी, एनसीईआरटी पढ़ने में नहीं पढ़ना हो पाएगा। लेकिन कल आंसर शीट जारी हुआ और उसके बाद तो जैसे त्राहिमाम मच गया, बहुत सारे लोगों का मैसेज कॉल पता नहीं क्या क्या आने लग गया, तो इसलिए नहीं पढ़ाया मैंने आज। मैंने सोचा चलो इसी पर वीडियो बनाया जाए। बहुत सारे मैसेज कॉल आते हैं, बहुत सारे, है ना। तो इसलिए आज का जो वीडियो होगा हम 3-4 चीज़ों पर बात करेंगे। पहला क्या बात करेंगे कि आगे क्या करनी चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कहाँ पर चूक हो गई है आपसे, किस तरह से फिर से शुरू करें 69 बीपीएससी पीटी के लिए, और जिनको 68 का मेंस देना है उनके लिए हम अलग से बात करेंगे। या किस कैसा कट ऑफ कैसा जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा जब सब लोग बोल रहे हैं। एक ट्रस्ट भी तो होता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग लोगों पर ट्रस्ट होता है। मुझ पर भी कुछ लोग 1% ही सही, लेकिन करते तो होंगे ही ट्रस्ट। तो इसलिए उस चीज़ पर हम लोग बात करेंगे, कट ऑफ क्या जाएगा और किस तरह से आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। सबसे प्रमुख चीज़ पता है क्या होता है कि निराश नहीं होना चाहिए। अगर आप निराश होते हो तो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी आपको नहीं करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसा फील्ड है जिसमें कोई ऐसा दिन नहीं बीतेगा जिसमें आपको निराशा नहीं होगी और मन नहीं करेगा कि एग्ज़ाम छोड़ के भाग जाएं, तैयारी छोड़ दें। सबके साथ ये चीज़ होता है। जो भी लोग तैयारी करते हैं, जो तैयारी छोड़ चुके हैं, उनसे पूछिए, सबके साथ ये चीज़ होता है ना। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं जो हार मान के बैठ जाते हैं, और एक होते हैं जो हार मान के सीख लेते हैं और अगले की तैयारी में लग जाते हैं। तो वही कीजिए, उम्मीद मत छोड़िए। असफल लोग वो होते हैं जो प्रयास करना छोड़ देते हैं। जब तक आप प्रयास करते रहेंगे तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता है। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब आते हैं कट ऑफ की बात करते हैं। ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा मैं आप लोगों को, एक डायरेक्शन देना मेरा काम होता है, उसके बाद आपको पढ़ाई करनी है। जो कट ऑफ है उस पर थोड़ी सी बात बाकी लोगों से अलग करूँगा। बाकी सारे लोग जो भी बोल रहे हैं 90 नंबर जनरल का मार्क्स बता रहे हैं, जनरल कैंडिडेट के लिए 90 नंबर बता रहे हैं बहुत बहुत सारे लोग। मुझे कोई भी, मेरा कोई कोचिंग नहीं है, एक छोटा सा ये चैनल है जिस पर 25,000 लोग हैं। कोई कोचिंग नहीं है मेरा, ना तो मुझे और मेंस के लिए कोई बैच बनाना है, ना कोई मेरा कोई कोर्स बेचना है, कुछ भी नहीं, नथिंग। इसलिए मैं कट ऑफ को लेकर कम से कम इतना कम नहीं बताऊंगा कि आप सब लोग मेरा कोर्स खरीदें या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ऐसा कुछ, नथिंग, जीरो। मेरा लाभ नहीं होता है आपको कट ऑफ कम या ज़्यादा बताने में। लेकिन 100 से कम कट ऑफ जाना जनरल बॉयज़ का ना के बराबर में चांस है। जो मैं बता रहा हूँ वो जनरल बॉयज़ का 100 से कम कट ऑफ जाना ना के बराबर में चांस है। किसी भी कैटेगरी से हैं आप, अगर आपका 80 से कम मार्क्स हैं तो सिलेक्शन होने की उम्मीद बहुत ही कम है। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है भगवान करे 90 चला जाए कट ऑफ, मुझे उससे कोई आशा नहीं, निराशा नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, ना तो मैंने एग्ज़ाम दिया है और ना मेरा कोई कोर्स लॉन्च होता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि 4,200 से 300 के बच्चे करीब में सेलेक्ट होंगे। 3.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो इसलिए कट ऑफ जो है वो 100 से कम तो नहीं जाना चाहिए। बहुत रेयर कंडीशन होगा अगर 100 से कम कट ऑफ जाता है, तो बहुत ही रेयर कंडीशन होगा। ओके, तो कट ऑफ के लिए पहले यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जितने भी मार्क्स आए हैं, जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, और एक्सेप्ट करने के बाद आगे का सोचना है कि इसको मार्क्स को कैसे बढ़ाया जाए। अगर आप उसी को लेकर बैठ गए कि इतने कम मेरे मार्क्स आगे नहीं हो पाएगा मेरे से, तो आपसे फिर तैयारी नहीं हो पाएगा, सच में नहीं हो पाएगा। इसलिए जितने भी मार्क्स आए उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आए, मार्जिन मेरा कम हो गया या निगेटिव आपके ज़्यादा लग गए। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे लोगों ने तो ये गलती की 120 से कम ही अटैम्प्ट करके आए थे, तो उनका तो लुटिया ही गोल हो गया। क्योंकि उनके 30 क्वेश्चन भी अगर निगेटिव मार्किंग में चले गए तो 90 नंबर तो वैसे ही आ रहे थे, और 30 उसमें से और घटा
यानी कि वो 82-83 मार्क्स के आसपास आके फंस गए। तो इसलिए कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वालों को भी दिक्कत हुई है। जो ज़्यादा अटैम्प्ट करके आए हैं, 130 प्लस में 140 करके आए हैं, उनके मार्क्स ठीक ठीक लग भी रहे हैं, अगर निगेटिव उन्होंने कम लगाया है तो। उसके बाद आज हम लोग क्या सब बात करेंगे, तो कट ऑफ की बात यहीं तक थी। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर प्लानिंग की। प्लानिंग इस तरीके से, जैसे आपका एग्ज़ाम 12 सितंबर को हुआ आई थिंक सो, तो 12 सितंबर तक अपने पास जितने भी दिन है ना, करीब में कितने महीने हैं, करीब में 7-8 महीने हैं अपने पास। उसके हिसाब से प्रॉपर मैं प्लानिंग आपको बताऊंगा कहाँ से शुरू करना चाहिए, कितने दिन किस एग्ज़ाम को लेकर देना चाहिए, कितने दिन किस सब्जेक्ट को देना चाहिए, नोट्स बनाना कहाँ से चाहिए, मेंस के लिए पढ़ना है कि प्री के लिए पढ़ना है, हर चीज़ पर हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर कंटेंट अच्छा मिलता है आपको, ये प्रॉमिस होता है मेरा। बाकी कुछ भी नहीं, फोकट का कुछ भी नहीं आता। कोई ट्वीट को लेकर मैं वीडियो नहीं बनाता, ट्वीट करना उनका काम है, वीडियो बनाना उन लोगों का काम है। सबसे पहले क्या होता है प्लानिंग का हिस्सा, गौर से देखते चलना, ध्यान से। आपको जब वीडियो समाप्त होगा तो आप, मुझे पता है आप कमेंट में खुद ही थैंक यू लिखोगे, इतना क्लियर बिल्कुल हो जाएगा आपके सामने सब कुछ। सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना पड़ता है कि सिलेबस क्या है भाई, प्री और मेंस का। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आपको सोर्स ढूंढना पड़ता है कि बुक्स कहाँ से हो। उसके बाद क्या करना पड़ता है कि स्ट्रेटजी क्या हो, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि प्रैक्टिस कहाँ से किया जाए। उसके बाद क्या आता है, अंत में, सबसे अंत में आता है प्रैक्टिस करने के बाद एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम को क्रैक करें। यही प्लानिंग होती है। ओके, मुख्य परीक्षा का मैं इससे पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। प्री के पहले हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग मुख्य परीक्षा की बात करें। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, बीपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको। ध्यानपूर्वक देखते चलना है एक एक चीज़ को, और तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, मैं जो बताऊँगा वो क्या लिखा हुआ है। इस पत्र में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान का दिया हुआ है, राष्ट्रीय और सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। ये छोटा सा है सिलेबस, लेकिन ये बड़े काम की होता है, बड़े काम की। मतलब इसमें इतना गागर में सागर भरा हुआ है कि बता नहीं सकते हैं। सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ के महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत के राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। बाकी इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारा डिटेल में है। मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे, ये पूरा मैं आपको प्लानिंग दिखाऊंगा। उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि शुरू कहाँ से करना चाहिए। दसियों बार पहले भी बोल चुका हूँ, और आपको सबसे पहले चीज़ ये पूछना चाहिए जब भी कोई एडवाइस दे, क्यों। मैंने बोला एनसीईआरटी पढ़ो, पूछो कि अगले से सामने से क्या पूछना चाहिए, क्यों पढ़ें भाई, कौन हो तुम, किस लिए बता रहे हो एनसीईआरटी पढ़ने को, क्या लाभ होगा उसका, ये सामने से आपको पूछना चाहिए। ओके, अब शुरू करते हैं, नोट करते जाना है आपको। एनसीईआरटी जो होता है ना, वो इसलिए पढ़ना चाहिए, इस बार जीएस के बहुत सारे सवाल उससे पूछे गए हैं, क्या आगे भी पूछे जाएंगे किसी को नहीं पता, लेकिन क्यों पढ़ना है फिर भी, क्योंकि आधार है जीएस के, जनरल स्टडीज़ का। जब बीपीएससी में नहीं पूछा जाता था तब भी मैं बोलता था कि हर स्टूडेंट को एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बेस है। बेस सबसे पहले ज़रूरी होता है बनाना, तभी आप उस पर कोई भी रेफरेंस बुक, लक्ष्मीकांत रेफरेंस बुक है, स्पेक्ट्रम रेफरेंस बुक है, बर्नवाल की जो बुक आती है वो रेफरेंस बुक है, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ के समझ जाएंगे एक बार प्रॉपर तरीके से। एक बार जब आधार बन जाता है तब जाके लोग रेफरेंस बुक पढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक कहा जाता है एनसीईआरटी को। टेक्स्ट बुक मतलब नॉलेज का सोर्स यही है, इसके ऊपर का बिल्डिंग बनाना है आपको रेफरेंस का बुक पढ़कर। क्लियर हो रहा होगा क्यों यूपीएससी के बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, वो भी फिर बाद में फिर रेफरेंस बुक ही पढ़ते हैं। बुक जो सवाल आते हैं वो रेफरेंस बुक से भी आते हैं, लेकिन क्यों फिर भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये आधार होता है। ओके, आधार का मतलब बेस आपका यही तैयार करेगा। मिनिमम इतना तो पता ही होना चाहिए। रेफरेंस बुक का जो नॉलेज होता है वो एक्स्ट्रा होता है, उसके ऊपर का सवाल उससे भी पूछे जाएंगे आपको। ये कोई गारंटी नहीं होती कि अगली बार एनसीईआरटी से पूछेगा, लेकिन जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसका रेफरेंस ज़रूर एनसीईआरटी को उठाया जाएगा। समझ में आ गई होगी बात, इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना है। कौन कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना है भाई, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक का, साइंस का और सोशल इशू का। अगर पढ़ेंगे तो आपको निबंध लेखन में बहुत मदद करेगा। हिस्ट्री का कौन सा पढ़ें, एंशिएंट और मॉडर्न और मिडिएवल।
वर्ल्ड हिस्ट्री के बुक को एनसीईआरटी को ना पढ़ें, जिस भी किताब में आता है नहीं पढ़ें। अगर आपको पढ़ना हो तो 6 से 12th में हमेशा बोलता हूँ, लेकिन अगर आपको इतना नहीं पढ़ना हो, नहीं पढ़ा जा रहा हो 6 से 12th, तो वैसे इस बार सवाल पूछे गए हैं तो कम से कम 11th और 12th का एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए ध्यान से, नोट्स बनाकर। इतना तो बेसिक पता ही होना चाहिए। एंशिएंट और मिडेवल है 11th के ओल्ड में, 12th में मॉडर्न हिस्ट्री है और आपका विश्व इतिहास है 12th के ओल्ड एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ। इतना तो मिनिमम पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद आप स्पेक्ट्रम पढ़ें, लेकिन स्पेक्ट्रम मॉडर्न की बुक होती है। एंशिएंट और मिडेवल के जो भी सवाल आएंगे एंशिएंट और मिडेवल के, वो 11th के एनसीईआरटी से ही आएंगे मैक्सिमम सवाल। अगर 5 सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें से 3 सवाल से 4 सवाल यहीं से आएंगे एंशिएंट और मिडेवल के 11th के एनसीईआरटी से। इससे ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर और कैसे बताऊँ मैं आपको, मुझे बता दीजिए। जब मैं आपके सामने नहीं हूँ, मैं कैमरा लेके नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपके ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूँ, तो इससे ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर और मैं नहीं समझा सकता हूँ। तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी सवाल आएंगे उसमें से मैक्सिमम सवाल आपका बिपिन चंद्रा के 12th के एनसीईआरटी में से ही आएगा। ओल्ड एनसीईआरटी जो है उसी वहीं से पूछा जाएगा। मैक्सिमम सवाल आपको वहीं से पूछा जाएगा। पहले उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद स्पेक्ट्रम से 4 बार पढ़ना हो, 5 बार पढ़ना हो, 6 बार पढ़ना हो, जितनी बार पढ़ना हो पढ़ सकते हैं आप। स्पेक्ट्रम तो है ही रिवीजन के लिए, बेस्ट बुक है स्पेक्ट्रम रिवीजन के लिए। लेकिन पहले बिपिन चंद्रा को समाप्त कर लीजिए पढ़ के। और हिस्ट्री तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद से बैठ के बस पढ़ना है। क्लियर हो गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों मैं कह रहा हूँ। जैसे पॉलिटी की बुक है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जो बुक है वो इनफ होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। मेंस के लिए थोड़ा सा आपको अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, लेकिन प्री के लिए तो इनफ होता है, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कहीं से भी हो। लेकिन फिर भी मैं एनसीईआरटी क्यों बोलता हूँ, जैसे इस बार पंचवर्षीय योजना या इन सब से सवाल पूछा है। पंचवर्षीय योजना जो है ये आज़ादी के भारत के जो इतिहास है उससे भी सवाल है, और ये इकोनॉमिक्स का भी सवाल है। जो 73वां संविधान संशोधन पूछा गया है ये आपका पॉलिटी का भी सवाल है, और आज़ादी के भारत का इतिहास में भी उसको थोड़ा सा रेफरेंस हम लोग पढ़ते हैं। ग्रामीण पंचायत, ग्रामीण और पंचायती राज का जो गठन हुआ है इसका पूरा समिति आपको इतिहास में भी मिलेगा और पॉलिटी में मिलेगा। पॉलिटी की समझ ही नहीं बन पाएगी आपको आंसर राइटिंग के लिए। जैसे संविधान क्या होता है और संविधानवाद क्या होता है, ये सवाल बीपीएससी ने पूछा हुआ था। ये आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा 8, 9 के एनसीईआरटी में। तो इसीलिए आपको पढ़ना चाहिए। मूल अधिकार क्या होता है, डीपीएसपी क्या होता है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा कैसे बनी थी, क्यों बनाया गया था, उसमें किस तरह से लोग शामिल थे, क्या उनका मोटो था, क्या उद्देश्य था, ये सब जो मूलभूत चीज़ें हैं ये आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा। इसलिए पॉलिटिक एनसीईआरटी पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद लक्ष्मीकांत बुक को रगड़ते रहना, जितनी बार रगड़ते हैं। उसका कुछ चैप्टर मैं बता भी दिया हूँ, एक वीडियो बना कर, वहाँ से पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बुक की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स का भी आपको एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें जो पंचवर्षीय योजना दिया हुआ है या भारत सरकार के आर्थिक विकास की जो नीतियाँ दी हुई है, जिसको नियोजन नाम से चैप्टर होगा, प्लानिंग में ही पंचवर्षीय योजना वगैरह भी आते हैं। तो ये सब सवाल वहाँ से पूछे जाएंगे आपको। गरीबी निवारण के लिए सरकार का 3 अप्रोच अपनाया गया था कि सबसे पहले था कि जीडीपी को बढ़ा लो, दूसरा था कि अब जो समाज के ऊपरी वर्ग हैं उनको अमीर कर दो, तीसरा था कि सहायता दे दो जो मूलभूत जीवन के लिए होता है, पीडीएस सिस्टम वगैरह। ये सब आपको समग्र अध्ययन एनसीईआरटी में ही मिलता है, इसलिए उसको पढ़ना है। अब आते हैं कि एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो शुरुआत कहाँ से करें। सब कुछ सब पता चल गया सर, शुरुआत कहाँ से करें यही नहीं पता है। छठी की एनसीईआरटी उठाइए हिस्ट्री का, ये तो खुद से पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान है, पूरा दिन भी नहीं लगता, 4 घंटे लगेगा अगर ढंग से पढ़ेंगे तो। मिनिमम 8 से 10 घंटे तो पढ़ना शुरू कर दो गुरु अभी से, अगर सेलेक्ट होना है बीपीएससी में तो, नहीं तो नहीं होगा सिलेक्शन। इसको पढ़ लिया आपने, इसका नोट्स भी बना लीजिए। ओके, इसके चैप्टर के पीछे जो सवाल दिए हो रहते हैं ना, वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको पढ़ के मन में ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर लिखना नहीं है तो। अगर आप एक बार लिखना उसको शुरू कर देंगे तो आपका इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट उस चैप्टर से संबंधित, जो आपको समय नहीं लगेगा फिर आपको आगे के पढ़ने में। या 11, 12 की ही आपने एनसीईआरटी उठाई, ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़ा आपने 6 से, कोई बात नहीं, ठीक है, मत पढ़ो। ओल्ड एनसीईआरटी आपने 11, 12 की उठा ली, हिस्ट्री की, उसको आपने पढ़ा, एंशिएंट पढ़ा, मिडेवल पढ़ा, मॉडर्न पढ़ा, उसके पीछे के सवाल रहते हैं उसको आप हल कीजिए। या क्या कीजिए, नहीं तो यूपीएससी, यूपीपीएससी, इसके पीवाईक्यू मेंस के सॉल्व ले लो, कोई ज़रूरी नहीं अनसॉल्व, सॉल्व वाला ले लिया।
इस हिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद उन सॉल्व्ड पेपर को पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद एक बार उनको लिखने की कोशिश कीजिए, आपका खुद तैयार हो जाएगा हिस्ट्री। इसी तरीके से पॉलिटी को तैयार करना है, इसी तरीके से किसको तैयार करना है, इकोनॉमिक्स को तैयार करना है, इसी तरीके से आपको ज्योग्राफी को तैयार करना है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लेक्चर मैं लाऊंगा। अब है कि मैं कौन कौन से लेक्चर लाऊंगा, मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ। ज्योग्राफी में पढ़ाऊँगा आपको बहुत सारा कुछ, उसमें कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बहुत सारा पढ़ाऊँगा मैं आपको। GS1 मेरे पर छोड़ दीजिए, GS2 मेरे पर छोड़ दीजिए, इनके लेक्चर मैं आपको तैयार करवा दूंगा। निबंध भी मैं आपको खूब सारा लिखवाऊंगा, खूब सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसकी चिंता मत कीजिएगा। आप लोग पहले आधार तो बनाइए, पढ़ना शुरू तो कीजिए। मैं तो आज ही लेक्चर लाने वाला था, लेकिन इतनी निराशा है कि मैं नहीं ला पाया। ओके, क्या था अपना प्लानिंग अभी तक? अगर मैं रिवाइज करवाऊँ तो बुक है, उसके बाद से क्या करना है, इसको पढ़ना है बुक को, इसको रिवाइज करना है और फिर प्रैक्टिस करनी है। यही अपनी प्लानिंग। क्लियर हो गया होगा। अब है कि मेंस के लिए आंसर राइटिंग कहाँ से प्रैक्टिस करें? क्या मैं रोज़ सवाल दूंगा? मैं जिस दिन सवाल नहीं भी दे पाता हूँ, क्या उस दिन आपको नहीं लिखना चाहिए? बिल्कुल लिखना चाहिए। UPSC और UPPSC इसके PYQ को सॉल्व कीजिए। क्यों मैं इसके PYQ बोल रहा हूँ? क्योंकि शॉर्ट आंसर जो पूछे जाएंगे आपसे 10 नंबर के, 12 नंबर के, 12.5 नंबर के, 15 नंबर के, ये सब कहाँ से होंगे? तो ये सब यहीं से उठा के आपसे पूछा जाएगा। इसलिए आपको इसको पढ़ना चाहिए। करंट की भी हम लोग बात करेंगे, और अभी जो सितंबर तक है तो किस तरह से प्लानिंग करें उसकी भी हम लोग बात करेंगे। अब है अपना एग्ज़ाम कब? तो सितंबर महीने में एग्ज़ाम। अभी कौन सा चल रहा है? तो फरवरी का महीना चल रहा है। फरवरी से सितंबर तक अपने पास समय है। फरवरी में भी 20 तारीख आ ही गया है, तो अब तो फरवरी में मात्र 8 दिन बचा है, एक सप्ताह करीब में बचा हुआ है। तो इसको कैसे करें? तो देखो, अभी से जितना समय बचा है, फरवरी से 1 जुलाई, नोट कर लेना इसको। इतने दिनों में आपको NCERT 2 बार कम से कम कंप्लीट करना है। 2 बार से ज़्यादा ही आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है। 2 बार अगर इतने दिनों में आपने कंप्लीट कर लिया, आपका सिलेक्शन का 80% चांस तो वैसे ही बढ़ जाएगा। 2 बार फरवरी से जुलाई तक में NCERT आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का और साइंस का कंप्लीट करना ही करना है। करंट अफेयर की भी हम लोग बात करेंगे, बिहार स्पेशल की भी बात करेंगे, चिंता नहीं करना है। अगर आपने 2 बार कर लिया, 1 जुलाई तक, सितंबर में एग्ज़ाम होना तय है, सितंबर में तो एग्ज़ाम होना तय है। 1 जुलाई से लेकर और 12 सितंबर तक कौन सा चीज़ करना है? केवल प्रैक्टिस और रिवीजन, प्रैक्टिस और रिवीजन, बस यही करना है। प्री के लिए पढ़ना है कि मेंस के लिए भी पढ़ना है? अगर मेंस के लिए आप ढंग से पढ़ेंगे तो प्री की तैयारी ऑटोमेटिक रूप से आपकी होती जाएगी। ये जो आप NCERT पढ़ रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं भाई? ये प्री के लिए ही पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए पढ़ रहे हैं? दोनों का सब्जेक्ट तो एक ही है, बस दोनों का क्वेश्चन पूछने का तरीका अब बदल जाएगा। पहले जैसा तो प्री मेंस नहीं होगा कि प्री बिल्कुल अलग है, मेंस बिल्कुल अलग है। इसलिए इसी हिसाब से पढ़ना है। क्या बोला मैंने? फरवरी से 1 जुलाई और 1 जुलाई से 12 सितंबर तक की प्लानिंग कर लीजिए। इससे क्या होगा, अगर एक सब्जेक्ट को, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है और करंट है, 25-25 दिन भी आप देते हैं ना इन सबको, 25-25 दिन भी देते हैं, 25-25 दिन भी देते हैं इन सबको, तो आपका 5 महीने ही जाता है। फिर भी आपके पास 2 से ढाई महीने, 3 महीने रहता है। बहुत होता है, इनफ होता है। इतना ज़्यादा क्लियर करके कैसे समझाऊँ मैं इससे ज़्यादा और आसान शब्दों में? इसलिए इनको करना है, ऐसे ही करना जाना है। और कोई दिक्कत हो तो Instagram ID दिया रहता है, वहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं। अब आते हैं निबंध की बात। निबंध वैसे मैं करवाऊँगा, लेकिन न्यूज़पेपर जब आप पढ़ें तो कम से कम कोशिश कीजिए कि सप्ताह में 3 ऐसे निबंध को जरूर लिखिए जो न्यूज़पेपर में आया हुआ हो, मूर्त अमूर्त कोई सा भी हो। दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण ले लीजिए, PDF मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, बहुत सारे चैनल पर अपलोड होता है। गूगल पर भी आपको PDF मिल जाएगा। आप गांव में रह रहे हैं तो आपके पास 4G चलता है, इतना सबको पता है। इसलिए ये बहाना नहीं बनाने कि गांव में पेपर नहीं आता है तो कैसे पढ़ें। फ़ोन में आप 10 घंटे रील देख सकते हो, पेपर भी पढ़ ही सकते हैं आप। तो पेपर पढ़िए, ऑनलाइन मिल जाता है, टेलीग्राम पर या गूगल पर सर्च कीजिए, PDF आपको मिल जाएगा। फ्री में मिलता है भाई, कोई मेरे चैनल पर नहीं मिलता है, बहुत सारी जगह पर मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से उसको आप निबंध को सप्ताह में 3 निबंध जरूर लिखना है। जरूर लिखना है का मतलब जरूर लिखना है। अगर 69 ढंग से देना है तो 69 ढंग से देना है तो 3 निबंध सप्ताह में जरूर लिखना है। निबंध लिखने से आपका लेखन शैली में सुधार होगा, जो आपको GS में भी मदद करेगा।
और जीएस का जब आप आंसर सॉल्व करोगे तो लेखन शैली में जब सुधार होगा तो आपको निबंध में भी मदद करेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक बनने वाले हैं एग्जाम में आने वाले में। ओके, अब बात करते हैं हम लोग करंट की, उसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल पर आएंगे। करंट अफेयर के लिए एक मैंने बताया है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, ऑनलाइन मिल जाएगा फ्री में, हिंदी इंग्लिश सब में मिलता है, कोई बहानेबाजी नहीं होना चाहिए। दूसरा, दृष्टि का जो बुक आता है मंथली बीपीएससी को लेकर, बीपीएससी मंथली बुक आती है दृष्टि आईएएस की, उसको फॉलो करें। कोई और करंट अगर आप फॉलो करें, प्रतियोगिता दर्पण कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एक मंथली मैगजीन को ज़रूर फॉलो कीजिए। एक मंथली मैगजीन को ज़रूर फॉलो करना है। प्रतियोगिता दर्पण करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। दृष्टि का ऑनलाइन बीपीएससी का मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन नहीं, मैं तो चैनल पर उसका एमसीक्यू करवाऊंगा, वैसे वहाँ उसका मैगजीन आपको मिल जाएगा, 50 रुपये का मात्र आता है, तो आप बीपीएससी के लिए कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन होता है। इसके अलावा अगर समय हो तो मेंस की तैयारी में आपको मदद करेगा। विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है ना हिंदी की, उसका आईआर का सेक्शन ज़रूर देख लीजिएगा, और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का सेक्शन, इकोनॉमिक्स छोड़ भी दें, आईआर और पॉलिटी या फिर आईआर और योजना ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें योजना करके रहती हैं, क्योंकि करंट अफेयर में आपको वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। इस बार अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राष्ट्रीय दोनों से सवाल 68वीं बीपीएससी मेंस में भी पूछा जाएगा, और आपका पीटी में भी स्टेटमेंट में करंट पूछ सकता है 69 में, और 69 के मेंस में भी करंट अफेयर से सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए करंट अफेयर के लिए मैंने क्या क्या बताया, दृष्टि का मंथली मैगजीन कर सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश गारंटेड जरूर एक पढ़ना है, उनमें से एक पढ़ना है तो पढ़ना है। एक कोई भी मंथली मैगजीन फॉलो कीजिए, दृष्टि का करना है या प्रतियोगिता दर्पण का करना है या कोई भी और करना है, एक फॉलो ज़रूर करना है। ओके, क्लियर हो गया। विजन का मैंने बताया है, आईआर का सेक्शन उसका कीजिए, बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही अच्छा होता है आईआर, जिससे आपका कंप्लीट होता रहे और राष्ट्रीय भी कंप्लीट होता रहे। बिहार स्पेशल पीटी को लेकर हम लोग बात करते हैं। बिहार स्पेशल जो पीटी में एक सवाल इस बार पूछा गया बतख मियाँ वाला, उसको लेकर लोगों ने इतना हवा बना दिया कि बिहार स्पेशल कहाँ से पढ़ें, बिहार स्पेशल कहाँ से पढ़ें, बिहार स्पेशल कहाँ से पढ़ें, कहीं से नहीं पढ़ना है। बिहार स्पेशल बतख खां वाला जो क्वेश्चन है उसको छोड़कर मुझे कोई एक सवाल दिखा दीजिए जो आपको केबीसी नैनो या दृष्टि में नहीं मिला हो। पटना वुमेंस कॉलेज की स्थापना से लेकर कोई भी एक सवाल, मैक्सिमम सवाल जो हैं वो सारे केबीसी नैनो में हैं या बीपीएससी के पीवाईक्यू में है। बिहार स्पेशल के तो सवाल इजी थे यार, इसमें तो कोई कठिन नहीं था बिहार स्पेशल के जो भी सवाल पूछे गए हैं, तो इसलिए उसको लेकर इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बिहार स्पेशल हिस्ट्री को एकमात्र सवाल पूछा था बतख मियाँ वाला, उसको लेकर इतना शोर मचाया है लोगों ने कि जैसे लग रहा है पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। मत पढ़िए, हर साल पेपर में आपको 150 में 5 से 6 सवाल ऐसे दिखेंगे जिसका कोई माई बाप नहीं होगा, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का भी हो, कहीं का भी हो, ये आपको कुछ ऐसे दिखेंगे ही दिखेंगे जिसका कोई माई बाप नहीं होगा। और उसको लेकर अगर आप बुक के पीछे भागते रहेंगे एक एक सवाल को लेकर तो आपको 85 बुक पढ़ना पड़ जाएगा, फिर भी पता चला सवाल सॉल्व नहीं होगा। इसलिए उसको लेकर मत भागिए, सोर्स वही रखना है बिहार स्पेशल के लिए। केबीसी नैनो पढ़ सकते हैं या दृष्टि बिहार स्पेशल की जो बुक आती है, या कोई और बिहार स्पेशल अगर आप पढ़ रहे हैं, क्रॉन वगैरह का जो भी आप पढ़ रहे थे उसी को पढ़िए और उसको रिवाइज कीजिए बस, और कुछ नहीं। और पीवाईक्यू बिहार स्पेशल का, बिहार स्पेशल से सवालों की संख्या जो आई है उसमें से जितने सवाल पूछे गए हैं वो अच्छे सवाल थे, कोई खास अलग सवाल नहीं पूछे गए थे। ओके, तो बिहार स्पेशल के लिए इनफ होगा। मैंने कौन कौन सा चीज़ बताया है अभी, मैंने आपको बता दिया है सब कुछ। अब नीचे दिखा देता हूँ मैं क्या था, यही सब मैं जो लिख के लाया था वही मैं बता रहा था। जैसे मैंने सबसे पहले बोला था कि भाई अपने अंदर का नेगेटिविटी थोड़ा सा हटाओ, तैयारी करके एग्ज़ाम दे लो, वही एकमात्र रास्ता है पास करने का। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, बच्चों का खेल नहीं है, होता तो सब कोई पास कर जाते। प्रॉपर बुक प्लान क्या होता है, बुक रिवीजन प्रैक्टिस, बुक तो मैंने बता ही दिया है। शुरुआत कहाँ से करनी है, हिस्ट्री से शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि आसान होता है, खुद से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। एक सब्जेक्ट ही जब आपको समझ बनने लग जाएगी, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी पकड़िए, पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स पकड़िए, इकोनॉमिक्स के बाद फिर ज्योग्राफी और साइंस एक साथ पढ़ना, क्योंकि दोनों थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है, ज्योग्राफी भी और साइंस भी दोनों एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर वगैरह सब रिलेट होता है। थोड़ा सा ज्योग्राफी में बेसिक साइंस की जरूरत जानकारी होनी चाहिए, बाकी साइंस तो बिल्कुल अलग होता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तीनों जुड़े हुए हैं, इसलिए तीनों को ध्यानपूर्वक एक साथ पढ़िएगा। ओके, 8 घंटा से 9 घंटा रोज़ पढ़ना है। पीटी मेंस के लिए अभी दोनों के लिए पढ़ना है। मेंस के लिए ढंग से पढ़िए, पीटी अपने आप तैयार होता जाएगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा एनसीईआरटी से, उसकी चिंता नहीं करनी है। आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है,
कुछ चैप्टर्स मैं भी पढ़ाऊँगा, कॉन्सेप्ट क्लियर मैं करवा दूँगा। उसके बाद से मैंने क्या बताया है आपको, हिस्ट्री के लिए शुरुआत करना है, उसके बाद फिर आपको भूगोल वगैरह बाद में पढ़ना, पहले पॉलिटी फिर इकोनॉमिक्स पढ़ना है। अगर हिस्ट्री 6 से 12th नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 11th-12th का पढ़ लीजिए ओल्ड NCERT, उतना मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम मैं कह रहा हूँ, मिनिमम 11th-12th का तो पढ़ना ही पढ़ना है हिस्ट्री, बाकी सब्जेक्ट का तो जहाँ से शुरू होता है वहाँ से पढ़िए, ओके। क्योंकि हिस्ट्री के वैसे भी सवाल जो पूछे गए थे इतना कठिन नहीं था, PYQ में से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, हिस्ट्री को घटना चक्र वगैरह में से, ओके। सप्ताह में 3 निबंध लिखना है। जो मेंस के लिए प्रैक्टिस करना है कहाँ से सवालों को, तो एक तो आपको नोट्स बनाना है, वो आपका ज़रूरी होगा। नोट्स किस किस सब्जेक्ट का चाहिए, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का और साइंस का नोट्स तो चाहिए ही चाहिए भाई, इतना तो मिनिमम है, मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए। और UPSC और UPPCS के PYQ जो हैं उसको लिखना शुरू कर दीजिए, या लिखना नहीं तो उसको पढ़िए, बैठकर पढ़ सकते हैं, रट्टा नहीं मारना, मतलब रिवीजन तो कर सकते हैं ना, उसको रीडिंग तो मार सकते हैं कि क्या सवाल पूछे जाते हैं क्या नहीं, जिससे आपको ये पता चलेगा ना कि सवाल जब पूछा जाता है ना तो उसका आयाम क्या होता है, किस पर्सपेक्टिव में उसको लिखना होता है, ओके। मेंस की तैयारी करना है मुख्य रूप से अभी। उसके बाद से क्या है, मेंस के लिए मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, GS1 GS2 के सारे लेक्चर मैं दूंगा। सितंबर में एग्ज़ाम होता है, फरवरी से जुलाई तक आपको NCERT 2 बार कंप्लीट करना है, जुलाई से एग्ज़ाम तक आपको प्रैक्टिस रिवीजन करना है, जिससे आपका PT भी श्योर हो जाए, ओके। करंट के लिए मैंने बताया है, डेली न्यूज़पेपर, दृष्टि की मैगजीन पढ़ सकते हैं, या कोई भी एक मैगजीन ले सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण भी ले सकते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं। विजन का मैगजीन अगर आप मंथली पढ़ते हैं तो उसमें IR का सेक्शन ज़रूर पढ़िए, पॉलिटी और योजना तो ज़रूर ही पढ़िए, इकोनॉमिक्स आप स्किप कर सकते हैं, IR, पॉलिटी और योजना तो उसमें से ज़रूर ही पढ़िए, क्योंकि वहाँ से सवाल फ्रेम किए जाएंगे। अब इस बार से 68वीं BPSC मेंस में आपको दिख जाएगा। और ये मैंने बता दिया था 25-25 दिन तो मिनिमम देना ही चाहिए। बिहार स्पेशल की अगर हम लोग बात करें तो वही 2 बुक होगा, लेकिन PYQ सहित अगर आप उन 2 बुकों को बार बार पढ़ते हैं या एक भी कोई बुक फॉलो करते हैं तो आपका जो बिहार स्पेशल है वो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर बताया है मैंने, सब कुछ 69 BPSC PT को लेकर। मार्क्स कितने आए हैं उस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। कट ऑफ मुझे नहीं लगता है 100 से कम जाएगा, 100 से कम जाता है बहुत ही अच्छी बात होगी, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, मेरा क्या जा रहा है। 100 से कम कट ऑफ जाना कठिन होगा थोड़ा सा, ओके। सच्चाई को स्वीकार कीजिए, आगे के लिए मेहनत कीजिए, पीछे का पछताने का कुछ नहीं होता। 68वीं BPSC में वैसे भी सीटों की संख्या बहुत ही कम थी और जुआ था एक तरह से 68वीं BPSC, तो ये जुआ जा चुका है, आगे की देख लीजिए, इस पर पश्चाताप नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंस गिराना नहीं चाहिए, आगे की सोचिए, उसको क्रैक करने का पूरा प्लानिंग करके चलिए, प्लानिंग करना चाहिए हमेशा, तो एग्जीक्यूशन भी आसानी से कर पाएंगे आप। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।